अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। आपकी खूबसूरती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप खूबसूरत रहें बदलते मौसम में, ये बड़ा चैलेंजिंग है। अब जब एकदम से शदीद वाली गर्मी आ गई तो इस शदीद गर्मी में बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर रखें। अब मेरी तरह बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपनी शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। जी आगे जाके फिर 2, 4, 5 महीने बाद हम देखते हैं शादियों का सीज़न भी प्रॉपर शुरू हो जाता है। तो जितने हमारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं आपको थोड़ी पहले तैयारी करनी पड़ती है, 3-4 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। स्किन केयर के लिए जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, जो जो हमें तमाम स्किन स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, तो उनका रोल हमारी स्किन के लिए क्या होता है वो भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपनी स्किन का ख्याल आपने किस तरह से रखना है, ये बदलता मौसम, ये शदीद गर्मी हमारी स्किन को किस तरह से मुतासर कर सकती है वो भी बताएंगे और स्किन की केयर किस तरह करनी है वो भी बताएंगे। डॉक्टर कंजा ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा जैसी हमें खूबसूरती चाहिए, तो आज आपने वो राज हमारे साथ शेयर करना है। मुझे बताइएगा कि गर्मियों में, शदीद गर्मी में हमारी स्किन केयर है क्या, हमने किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है? बहुत हार्श वेदर्स आ रहे हैं और बहुत शदीद गर्मी आने वाली है, तो इसमें हमारी स्किन केयर अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज हो जाती है। जैसे पहले विंटर्स थे तो हम बहुत सारे हाइड्रेटिंग सरम्स, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही सीज़न चेंज हुआ है तो हमें सीज़न के अकॉर्डिंगली अपनी स्किन केयर चेंज करनी होती है। हाइड्रेटिंग चीज़ें थोड़ी लेस हो जाती हैं और लाइट वेट चीज़ें इन होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे कि आपका सन ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, आपके सिरम्स कौन से होने चाहिए, उसको हम डिटेल में आज लेके चलेंगे। ठीक है, अब मौसम चेंज हो रहा है, पानी की कमी बहुत सारे लोगों को जाती है, तो हमारी स्किन पे किस तरह से प्रेजेंट करती है डॉक्टर साहिबा? हमने अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए पानी कितना इस्तेमाल करना है? देखिए, पानी की तो एक मॉडरेट क्वांटिटी है जो कि 2 to 3 लीटर्स है, आप वो ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप उससे ज़्यादा लीटर्स पानी कंज्यूम कर लेंगे तो स्किन बहुत ग्लो करना शुरू कर देगी। वो एक्सेसिव वाटर है जो कि आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादती में जाती है तो वो नुकसान का बायस बनती है। तो आपके 3 लीटर्स इनफ है। हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे वेदर्स में आप काम कर रहे हैं जैसे जहाँ पे आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपका वाटर लॉस बढ़ जाता है जी। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जितनी स्वेटिंग आपने की है वो 1 to 2 लीटर्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सही। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन मॉडरेशन का ख्याल रखें। गर्मियों में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो सभी लोगों ने अपने फेस पे लगानी है बाहर जाते हुए, क्या है? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा के लिए, सर्दियों गर्मियों के लिए और गर्मियों के लिए ख़ास तौर पे सन ब्लॉक है, क्योंकि सन ब्लॉक आपको सन टैन से बचाएगा, एजिंग से बचाएगा, सन बर्न से बचाएगा। अभी देखिए हल्का सा वेदर चेंज हुआ है और मैंने अपनी ओपीडी में इतने केसेस देखे हैं फोटो सेंसिटिविटी के। फोटो सेंसिटिविटी का ये मतलब है कि जैसे ही आप सूरज में जाते हैं आपकी चीक्स रेड होना शुरू हो जाती हैं, बर्निंग होती है, और फिर चाहे आप धूप से वापस भी आ चुके हैं तो एक बर्निंग और सन बर्न वाला एलिमेंट आपकी स्किन में रहता है। तो इसलिए ऐसे सारे सन ब्लॉक्स जिनमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है और थोड़े लाइट वेट सन ब्लॉक्स हैं, वो लगा के बाहर निकलें ताकि आप फोटो सेंसिटिविटी से या सन बर्न से बचे रहें। ये फोटो सेंसिटिविटी जो आप कह रही हैं, ये क्या किसी स्पेसिफिक स्किन टाइप को होती है कि हर किसी को हो सकती है, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है? फोटो सेंसिटिविटी किसी भी स्किन पे हो सकती है, क्योंकि स्किन जो है वो एक बहुत नाजुक ऑर्गन उन्होंने बनाया है, और अगर आप इसको प्रोटेक्शन में लेके नहीं चलते हैं, और आजकल जिस तरह की यूवी रेज ज़मीन पे आ रही हैं इतनी हार्श, और आप बहुत अरसे तक डायरेक्ट एक्सपोजर में रहते हैं, तो बहुत सारे जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं आपके, जैसे जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है, जैसे चीक्स आपका प्रोमिनेंट एरिया है, नाक की टिप आपका प्रोमिनेंट एरिया, आपका फोरहेड प्रोमिनेंट एरिया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है धूप का, और कुछ अरसे तक अगर वो मुसलसल पड़ती रहे तो वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हीट की वजह से कि आपका स्किन बर्न हो जाती है, और फिर वहाँ पे एक दफ़ा सन एलर्जी शुरू हो जाए तो वो फॉर लाइफ रहती है। और सन से तो इतनी अवॉइडेंस भी ज़रूरी नहीं, मतलब आप नहीं कर सकते, आपको निकलना है दिन में अपने काम काज के लिए, तो प्लीज़ प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। अगर आप बहुत सनस्क्रीन नहीं भी लगा सकते तो फिज़िकल बैरियर का इस्तेमाल करें। फिज़िकल बैरियर का मतलब ये है कि पी कैप्स पहने, अम्ब्रेला लेके निकलें, या हमारे कल्चर में एक बहुत अच्छी चीज़ है वाइट साफ़ा लेके लोग निकलते हैं, तो वो इतनी अच्छी चीज़ है कि वाइट कलर आपकी सारी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो मुझे लगता है कि बेस्ट सन ब्लॉक तो आपका वो वाइट कपड़ा है जो आप सर पे लेके निकलते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह की प्रोटेक्शन करने से आप बहुत सारी
सिर्फ सन टैन नहीं, सिर्फ काले होने से नहीं बचेंगे, आप बहुत सी स्किन की बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी स्किन बची रहेगी और प्रोटेक्टेड रहेगी। डॉक्टर साहिबा, हम लेडीज़ के हवाले से तो ख़वातीन की हमेशा बात करते हैं, तो जेंट्स को, मर्दों को जो बाहर जाते हैं उनको भी स्किन की केयर उसी तरह से करनी है, उन्हें भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्दो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा जेंट्स को हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, उनकी स्किन भी थिकर होती है ख़वातीन के मुकाबले में, तो इसलिए उन्हें इतनी जल्दी सेंसिटिविटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन टैनिंग उनकी स्किन पे भी वैसे ही आती है, बल्कि डबल आती है जितनी कि ख़वातीन की स्किन पे आती है। उनकी स्किन को भी सूरज ऐसे ही एज करता है जैसे ख़वातीन की स्किन को करता है। तो अगर तो ऐसे मर्द हजरात जो कि पर्टिकुलर होते हैं, उन्हें होता है कि 40-50s में भी हम यंग लगे, तो उन्हें ज़रूर सन प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है। चलिए जी, 40-50s में भी जिन मर्द हजरात को यंग लगना है उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना है। जी डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बता दें, अब सन ब्लॉक का इस्तेमाल अब हम ये समझ रहे हैं कि जी गर्मी में तो लगाना ही लगाना है, किस तरह जितनी दफ़ा मुँह धो रहे हैं सन ब्लॉक लगाते चले जाएं? नहीं देखिए, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर तो आप इनडोर्स हैं तो आप सुबह लगा के आते हैं, आप फुल 2 फिंगर यूनिट्स लगा के आए हैं फुल लेंथ, तो वो काफ़ी है, वो चलता है आपके 1-2 बजे तक चल जाएगा आराम से। लेकिन अगर आपकी ओपन साइट में है और आपको सूरज का डायरेक्ट एक्सपोजर है, तो फिर एवरी 2 आवर्ली आपको रीअप्लाई करना होता है। अच्छा। उसकी कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए। अदरवाइज़ अगर रीअप्लाई नहीं करेंगे तो स्वेटिंग के साथ वो बह जाता है और उसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि फ़िज़िकल बैरियर बहुत ज़रूरी है कि टी कैप्स हों, शेड्स हों, अम्ब्रेलास हों, शेड्स में रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी स्किन अच्छी कैसी रहेगी गर्मियों में? कौन सी ऐसी खाने वाली ग़िज़ाएँ हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमारी स्किन को अच्छा रखेंगे? देखिए, अल्लाह का निज़ाम इतना स्मार्ट निज़ाम है कि मैं पढ़ी थी तो मुझे समझ आई थी कि जो सीज़नल फ्रूट आता है ना, वो उसी सीज़न के लिए बेस्ट होता है। जैसे अभी तरबूज आया है, तो मैं पढ़ी थी तरबूज में मैक्सिमम ग्लूटाथायोन है। अब वो तो ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगती हैं और वो हम गोरा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं वो आपसे पूछने लगी थी, आजकल किसी फार्मेसी पे चले जाए ना तो ग्लूटाथायोन की क्रीम्स, मेडिसिन, वो टैबलेट की डब्बियाँ हमें पीछे भरी हुई नजर आती हैं। बिल्कुल। तो रंग गोरा तरबूज करता है? तरबूज में बहुत ग्लूटाथायोन है। अगर आप, और ख़ास तौर पे जो उसका छिलके के साथ साथ वाली वाइट वाली साइड होती है ना, अच्छा। उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन। आपने तो हैरानकुन बात बता दी। मैं तो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर उतारती हूँ और नीचे वाली छोड़ देती हूँ उसको थोड़ा सा, कि वो बीच में टेस्टलेस ना हो जाए। वो ज़रूर खाया करें। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा इट इज़ रिच इन ग्लूटाथायोन। इसके अलावा पपाया रिच इन ग्लूटाथायोन, विटामिन सी। तो आपको पता है 15-15 हज़ार की ड्रिप्स लगवाने से बेहतर है कि अपना फूड अच्छा रखें और गोरे रहे और ग्लो करते रहें। कितनी अच्छी बात डॉक्टर साहिबा ने बता दी। मतलब ग्लूटाथायोन की कोई, मैं देख रही हूँ मेडिसिन खा रहे हैं, कोई इंजेक्शन, और वो इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं। जो मेडिसिन खा रहे होते हैं कितना लेट रिजल्ट। ड्रिप लगवाई, कुछ देर के लिए ऐसा रहा, खत्म हो गया। तो ये तो आपका इंटरनल भी बिल्कुल साफ हो रहा है, जितना वाटर कंटेंट होता है तरबूज में। बिल्कुल, तरबूज में वाटर 95% उसमें वाटर है। बिल्कुल। तो आपकी वाटर की कमी भी पूरी होती रहती है। उसमें नमकियात हैं, ग्लूटाथायोन है, मल्टीविटामिन्स हैं। तो तरबूज एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने बनाई है जो कि गर्मियों के मौसम में बिल्कुल फिट है। आपको कुछ एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स और चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त हो गया जी। तो अब ये मत कीजिएगा कि डॉक्टर साहिबा ने क्या खूबसूरत लगने के लिए, रंग गोरा करने के लिए तो आप सारा दिन तरबूज ही खाते चले जा रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम 1-2 रख लें जिस पे आपने खाना है, ताकि आपके लिए वो बेहतर हो सके। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सर्दियों में, गर्मियों में मौसम जब चेंज होता है तो हमने एक पूरी स्किन रूटीन अपनी रखी होती है कि आपकी स्किन अच्छी रहे। उसमें क्या होता है जी, आपने गर्मियों में और सर्दियों में सन ब्लॉक तो लगाना ही लगाना है, बाकी विटामिन सी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप कर रहे हैं। बट अब जब आप मौसम की एक्सट्रीम शिद्दत की तरफ, गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है? बेसिकली इन चीज़ों का रूल क्या होता है? सबसे पहले विटामिन सी आपने गर्मियों में इस्तेमाल करना है फेस पे? जी बिल्कुल, आप विटामिन सी यूज़ करें। एक्चुअली विटामिन सी से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सिट्रस और एसिडिक है, तो गर्मियों में शायद इसका इस्तेमाल नहीं करना, और शायद मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। विटामिन सी को हमेशा और मोस्टली मॉर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है बिफोर योर सन ब्लॉक, क्योंकि ये एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन से फासिद मादों को, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और स्किन को सूरज की मुज़र असरात से बचाता है। तो अगर इसको हम सन ब्लॉक से पहले पेयर करते हैं तो इसके फ़ायदे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और अब विटामिन सी की बहुत स्टेबल फॉर्म्स आ चुकी हैं जो कि सूरज के एक्सपोजर के साथ
डिस्टेबलाइज नहीं होती और वो अपना स्ट्रक्चर बरकरार रखते हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल मत डरें कि हम विटामिन सी अगर धूप में लगा के चले जाएंगे तो हमें इरिटेशन का सामना करना पड़ेगा। बहुत लेटेस्ट फॉर्मुलेशंस आ चुकी हैं और इनको यूजुअली हम सनब्लॉक से पहले ही पेयर करते हैं। अब विटामिन सी के फ़ायदे क्या हैं? जैसे हमने बात की, सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया। आप जहाँ से टॉक्सिन्स निकालेंगे स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगी, यंग लगेगी, ग्लो करेगी। दूसरा ये है यानी कि आप मुझे ये मशवरा दे सकती हैं कि सुबह उठते ही जब मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया विटामिन सी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी मिथ है, मतलब 1-2 ड्रॉप काफ़ी होते हैं? जी 2 ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं। Okay. 2 ड्रॉप्स ही लगाने हैं आपने। स्टैंडर्ड डोज ऑफ सीरम्स आर 2 ड्रॉप्स, जो कि आप वो ड्रॉपर के साथ आपने लगाने और होते हैं। हल्की सी वेट स्किन पे लगाएंगे तो वो आपकी पूरी स्किन पे मर्ज भी हो जाता है। जी बिल्कुल, ठीक हो हमेशा गया। बहुत अच्छी बात है ना, हमेशा स्किन केयर वेट स्किन के ऊपर होती है, डैम्प स्किन के ऊपर होती है। अगर आपकी स्किन मॉइस्ट होगी तो ही इंग्रेडिएंट्स उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, अदरवाइज़ वो ऊपर ही रह जाते हैं और फिर हवा के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। इसलिए हमेशा मॉइस्ट स्किन का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है किसी भी स्किन केयर के लिए। तो सबसे पहले आप फेस वॉश करेंगे, ठीक है। और फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट का गैप लेके डैम्प स्किन के ऊपर विटामिन सी के 2 ड्रॉप्स लगाएंगे विटामिन सी सीरम के, और फिर उसको 1 to 2 मिनट्स का टाइम देंगे कि वो सेट करे आपकी स्किन पे, सेटल हो जाए, और उसके बाद फिर आप अपना सन ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है। अब सन ब्लॉक भी आपके स्किन के अकॉर्डिंगली होता है, और यूजुअली जैसे ही गर्मी आती हैं तो आप बहुत थिक क्रीमी टेक्सचर के सन ब्लॉक्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपको लगाती ही पसीना आ जाएगा, और अक्सर लोग कहते हैं कि हम सन ब्लॉक लगाते हैं गर्मी में, हम और टैन होना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली राइट टाइप ऑफ सन ब्लॉक नहीं लगा रहे। अगर आपकी ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, उस पर वैसे ही 20-30 मिनट के बाद फेस वॉश के ऑयल आना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर आपने हमेशा लाइट वेट सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, जो कि जेल बेस्ड होगा या क्रीम जेल बेस्ड होगा, लाइट वेट सन ब्लॉक होगा। लेकिन अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है या मेलाज़मा या छाइयों वाली स्किन है, तो फिर हमें थिक टिंटेड सन ब्लॉक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो बिल्कुल एक फाउंडेशन की तरह दिखते हैं, या जिनमें वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिंक ऑक्साइड वाले, आयरन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड वाले। ये सन ब्लॉक्स मेलाज़मा वाली स्किन और ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। हाइड्रोनिक एसिड। जी, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये नेचुरली स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। हर स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड हमेशा से प्रेजेंट है, और जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारी स्किन का मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाता है। ख़ासतौर पे जब हम पेरीमेनोपॉज में जाते हैं और मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे फीमेल हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई रहती है, खिंची खिंची रहती है। सबसे ज़्यादा शिकायत पेशेंट्स आके मुझे जब पेरीमेनोपॉज में मुझे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे कॉमन फीचर देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले स्किन ऑयली थी, तो बिल्कुल नॉर्मल थी, और अब ड्राई रहती है और खिंची खिंची रहती है। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आप अब पेरीमेनोपॉज में जा रहे हैं, यानी कि आपके फीमेल हार्मोन्स थोड़े डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। और एजिंग वाला फैक्टर शुरू हो एजिंग का फर्स्ट फैक्टर इज़ ड्राइनेस। आपको ड्राई होना शुरू हो जाती है फेस, और अनइवन टोन आना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर, आपको पैचेस आ जाते हैं। पैचेस, और ऐसे कहते हैं कि समझ नहीं आ रही, स्किन देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जब मिरर में देखते हैं यहाँ डार्क एरिया है, यहाँ डार्क एरिया है, पेरियोरल डार्कनेस है, अंडर आई में डार्कनेस आना शुरू होगी। तो अनइवन स्किन टोन का होना और साथ में ड्राइनेस का होना, ये हमेशा पेरीमेनोपॉज की निशानी होती है। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड का बहुत अच्छा रोल है। हाइलुरोनिक बेस्ट एसिड टाइम कौन सा यूज़ करने का? बेस्ट टाइम, अच्छा हाइलुरोनिक एसिड आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर कुछ इस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि मॉर्निंग इवनिंग के औकात डिफरेंट होंगे। अब बहुत अच्छी डॉक्टर फॉर्मुलेशन। साहब, आप विटामिन सी अगर मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया, इसके बाद मैं हाइड्रोनिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, और अभी कॉम्बिनेशन में आती हैं। अभी बहुत सारे सीरम्स ऐसे हैं जिनके साथ हाइलुरोनिक एसिड के साथ विटामिन सी कंबाइंड फॉर्म में आता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो स्टेबलाइज भी हो जाता है विटामिन सी, इरिटेट नहीं करता आपको, और एक हाइड्रेटिंग एजेंट भी साथ चला जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन आजकल बहुत कॉमन है, तो ये मॉर्निंग में इस्तेमाल करना हाइलुरोनिक विद विटामिन सी इज़ बेस्ट। सो डॉक्टर साहब, मॉइस्चराइज़र कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया, उसके बाद आप दोबारा से ये तमाम चीज़ें अप्लाई कर लें, और बैक टू बैक चीज़ें अप्लाई करने से आपकी स्किन पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी अगेन हमें ये देखना है कि मॉइस्चराइज़र की आपको ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा लेयर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि जितनी लेयरिंग आप गर्मियों में करेंगे उसको भुगतना पड़ेगा आपको, फिर उसी से आपका टैन आएगा, उसी से आपकी स्किन इरिटेट होगी। तो अगर आपका सन ब्लॉक आपको लगता है कि इनफ एज अ मॉइस्चराइज़र, तो उससे पहले मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंतहाई ड्राई स्किन है और आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो पहले सीरम लगेंगे, सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र लगेगा, और मॉइस्चराइज़र के ऊपर लास्ट लेयर शुड बी योर सन ब्लॉक, क्योंकि सन ब्लॉक इज़ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, तो इसको एंड पे लगाया जाता है हमेशा। डन। रेटिनॉल हमने कब इस्तेमाल करना है?
जी, रेटिनॉल विटामिन ई डेरिवेटिव्स हैं और रेटिनॉल बड़े अरसे से हैं। ख़ासतौर पे ट्रेटिनोइन जो एक फर्स्ट जनरेशन रेटिनॉइड था, इस पे बहुत रिसर्च हुई है। ये इकलौता टॉपिकल एंटी एजिंग एजेंट है जिस पे बहुत रिसर्च है और डेटा मौजूद है कि अगर आप इस ट्रेटिनोइन को फेस पे लगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स गायब होना शुरू हो जाते हैं बल्कि आगे मज़ीद बढ़ने से भी रुक जाते हैं। हमेशा, चूँकि इरिटेटिंग एजेंट है, हमेशा रात को लगता है और हमेशा आपने टॉलरेंस डेवलप करनी होती है। आपने हर रात नहीं लगाना, आपने ऑल्टरनेट नाइट्स पे रखना है या हफ्ते में 2 या 3 रातें लगाएं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्किन उसके यूज टू हो जाए तो आप एक रात का इजाफा करते जाएं एवरी 2 to 3 वीक्स। डॉक्टर साहब, गर्मियों में भी आपको लगाना है क्योंकि वो कुछ ऑयली होता है ना? जी, अगेन अना बताऊंगी कि अब भी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस आ चुकी हैं। पहले जैसे ट्रेटिनोइन की फॉर्म में आता था, एक ट्यूब होती थी, बहुत इरिटेटिंग होती थी, नहीं लगाई जाती थी। अभी रेटिनॉल सिरम्स आ चुके हैं। अब सिरम्स के अंदर भी मॉइस्चराइजर्स ऐड किए हुए हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, स्क्वेलिन है, बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं। अब रेटिनॉल को रोज़ाना लगाना और लंबे अरसे तक लगाना ज़्यादा आसान हो गया है। और वही आपने 1-2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने 2 ड्रॉप्स लेने हैं फेस वॉश करने के बाद। आपके डायरेक्ट रेटिनॉल फर्स्ट होगा क्योंकि एक्टिव्स जिन्होंने काम करना होता है आपकी स्किन के ऊपर वो डायरेक्ट लगते हैं, उनसे पहले कुछ आप मॉइस्चराइज़र या लेयरिंग नहीं करते हैं। तो रेटिनॉल डायरेक्ट लगेगा फेस वॉश करने के बाद और उसके बाद आप उसको मॉइस्चराइज़र किसी भी मॉइस्चराइज़र से लॉक कर सकते हैं और दैट्स इट। बस उसके बाद आपने कुछ नहीं लगाना, रेटिनॉल लगाया 2 ड्रॉप्स, उसके बाद किसी भी मॉइस्चराइजर से उसको लॉक कर लें और फिर आप सुकून से सो जाएं। सुबह उठेंगे तो स्किन बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी हाइड्रेटेड फ्रेश स्किन होती है और यूजुअली कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सुबह फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो उसी अपने नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स के साथ जाते हैं। लेकिन मेक श्योर रेटिनॉल लगाने के बाद फेस लाजमी वॉश करना है क्योंकि अगर आप रेटिनॉल लगा के धूप में चले जाएंगे तो योर स्किन गोना बर्न, तो आपने बर्न नहीं होने देना स्किन को। हमेशा जब रात को रेटिनॉल लगाया है तो सुबह के वक्त उसे वॉश करना है, सन प्रोटेक्शन लगानी है, फिर आपने बाहर निकलना। ग्रेट। और दिन में तो बिल्कुल रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आप धूप जो है वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है। बर्न कर ठीक है जी, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं जो कि हमेशा से आपका, मेरा, सब लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। ध्यान से सुन लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कि हम इस्तेमाल तो सब कुछ कर रहे होते हैं, हमारे डॉक्टर ने जो चीज़ें, बट हम कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हमें अच्छे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो डॉक्टर साहब आज हमें बता रही हैं कि हमने कॉम्बिनेशन किन चीज़ों का रखना है और किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। नाइसिनामाइड का इस्तेमाल कब करना है? जी, नाइसिनामाइड कुछ ही सालों में आया है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। नाइसिनामाइड एक अच्छा मॉलिक्यूल है और विटामिन B3 है ये बेसिकली, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। या आपकी एक्नी को सेटल करता है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी अगर रेडनेस है, स्वेलिंग है, उसको सेटल करेगा। अगर दाग धब्बे हैं एक्नी के बाद बन गए या किसी भी वजह से तो ये रंग को भी थोड़ा सा गोरा करता है। और उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है विटामिन सी की तरह, तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी करता है और स्किन से फ्री रेडिकल्स को, टॉक्सिन्स को निकाल देता है। तो इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, ये भी मॉर्निंग इवनिंग कभी भी लग सकता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लग सकता है क्योंकि ये बिल्कुल इनर्ट सब्सटेंस होता है, इसकी इरिटेशन नहीं होती। यानी हम रेटिनॉल के साथ इसको कर सकते हैं। हमारा बिल्कुल कॉम्बिनेशन क्या, बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें बता दें क्या होना चाहिए? आइडियली रेटिनॉल के साथ कुछ नहीं लगना चाहिए, ठीक है, आइडियली। लेकिन इनर्ट सब्सटेंसेस लाइक हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, ये आप कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक्टिव्स जो कि सब इरिटेटिंग कैटेगरी के एक्टिव्स हैं, जैसे विटामिन सी है या ग्लाइकोलिक एसिड है, AHA BHA पील्स हैं, इनको आप रेटिनॉल के साथ बिल्कुल भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और आजकल एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आया है स्किन साइक्लिंग का, अगर आप कहते हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। स्किन साइक्लिंग, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, क्या है ये? ना, क्योंकि इतने सारे एक्टिव्स आ चुके हैं और हमने रोज़ाना स्किन केयर करनी होती है तो बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि क्या चीज़ कब लगाई जाए, कितना गैप दिया जाए, हफ्ते में कितनी दफ़ा यूज़ की जाए। तो उसको इस कन्फ्यूजन को एलिवेट करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट ने एक साइक्लिंग निकाली जिसको कहते हैं स्किन साइक्लिंग। इसका मतलब है कि डिफरेंट रातों में, हफ्ते की डिफरेंट रातों को डिवाइड कर लिया जाता है और हम ये कहते हैं कि पहली रात, फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे से अगर आप आगाज़ करते हैं अपने हफ्ते का, तो मंडे नाइट में आपका सबसे पहले एक एक्सफोलिएंट लगेगा। एक्सफोलिएंट का मतलब है ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, सैलिसिलिक एसिड सीरम या मेंडेलिक एसिड सीरम। ये AHA BHA सीरम्स होते हैं, ये एक्सफोलिएंट्स होते हैं, ये आपकी सुपरफिशियल डेड लेयर को रिमूव कर देते हैं। तो पहली रात आप एक्सफोलिएंट लगा के सो जाएं। दूसरी रात आपने क्या करना है कि एक्टिव लगाना है। अब चूंकि डेड लेयर रिमूव्ड है ना, तो अब जो भी एक्टिव लगाएंगे वो डीपली एब्जॉर्ब्ड होगा और ज़्यादा वर्क करेगा। उसमें रेटिनॉल हो सकता है, अगर आप एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें
आपके एक्ने की डिफरेंट मेडिकेशंस हो सकती हैं। अगर आप मेलास्मा का शिकार हैं तो आपके ब्राइटनिंग एजेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि अल्फा ब्यूटेन, कोजिक एसिड, इस तरह की फॉर्मुलेशंस। दूसरे दिन आपका एक्टिव हो गया, तीसरे दिन और चौथे दिन आपने ब्रेक लेनी है। ब्रेक का ये मतलब है कि आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओगे या पेप्टाइड और कोलेजन वाले सीरम या मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करोगे। तो 2 दिन स्किन को हील करने का भी टाइम मिल गया और आपके एक्टिव्स फ्री भी रही, तो स्किन इरिटेट भी नहीं होती है। तो ये 4 डेज़ की साइकिलिंग होती है, जिसमें पहले दिन एक्सफोलिएंट पहली रात, दूसरी रात रेटिनॉल या कोई भी एक्टिव, और थर्ड और फोर्थ नाइट आपकी फ्री होती हैं विद मॉइस्चराइजर्स और हीलिंग सीरम्स। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से वो आप स्किन के अकॉर्डिंग बताते होंगे। देखिए ना, जिनकी स्किन पे एक्ने है, मेलास्मा है, उनकी अलहदा से होगी एक स्किन के, और जिनकी नॉर्मल स्किन है उनके लिए अलहदा से होगी। तो इसीलिए यहाँ पर बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक अगर स्पेशली जाएं, अपनी स्किन दिखाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना साइकिल जो है, जो डॉक्टर साहब आपको बताएंगी, आपने उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। सो अब मुझे ये बता दें वो चीज़ें जो कि हमने इनमें से गर्मियों के मौसम में बहुत कम कर देनी है अपने फेस पे, कि मैक्सिमम लोगों को उसकी ज़रूरत कम रहती है, तो उसको हम कम कर दें। जी, अच्छा, अब गर्मियों में चूँकि आपकी एक्सफोलिएशन ऑलरेडी बहुत जल्दी हो जाती है, गर्मियों में आपके जनरली सारे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपका खाने पीने का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, आपकी स्किन साइकिल जो है ना, जो 30 डेज़ का है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक्सफोलिएंट्स की इतनी ज़रूरत आपको नहीं रहती। दूसरा ये कि एक्सफोलिएंट का यही मतलब है, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मिनडेलिक एसिड, जो कि सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन को उतार देते हैं और वो थोड़े से हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसलिए अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि चूँकि हमारे वेदर्स बहुत हार्श हैं और वो सन प्रोटेक्शन भी करते हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये किया होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी स्किन सेंसिटिव होती है जी। और इतने हार्श वेदर में जब भी आप निकलेंगे आपकी स्किन पर रैश आने के चांसेस है, फोटो सेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि अपने एक्सफोलिएंट्स को कम से कम कर दें। अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा, बच्ची की शादी है 1 महीने बाद, और उसने सोचा कि ज़्यादा गोरा होने के लिए या ज़्यादा फ्रेश स्किन के लिए उसने ग्लाइकोलिक एसिड सीरम हफ्ते में 2, 3, 4 दफ़ा यूज़ करना शुरू कर दिया। और अब इतना बुरा रिएक्शन स्किन के ऊपर हो चुका है कि अब हम खुद कुछ ना कुछ अब कह रहे हैं कि 1-2-3 हफ्ते के अंदर कैसे स्किन को रिवाइव किया जाए। तो प्लीज़ एक तो आपने बिल्कुल इस पेशेंस रखनी है और इतना लालच नहीं करना, लालच हमेशा बुरी बला होती है। तो एक्सफोलिएंट्स को कम से कम कर दें। मैंने ये देखा है कि एक्सफोलिएंट्स के साथ बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। दूसरा, रेटिनॉल भी सोच समझ के लगाना शुरू करें, क्योंकि वही फॉर्मुलेशंस जो पहले सर्दियों में आपको सूट कर रही होंगी, अब चूँकि गर्मी आ चुकी है तो एक तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, स्किन की सेंसिटिविटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, फोटो सेंसिटिविटी भी होती है, तो इससे रेटिनॉल भी आपको इरिटेट कर सकता है। डॉक्टर साहिबा, मैंने सुना है, आई डोंट नो कि अब ये मिथ है कि इसमें कोई रियलिटी भी है, कि प्रेगनेंसी में आपको रेटिनॉल नहीं लगाना। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और ये सारे पाकिस्तान को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में लैक्टेटिंग मदर्स में जो फीड कराती हैं बच्चों को, या 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें किसी भी किस्म के रेटिनॉल बिल्कुल मना है। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं कि प्रेगनेंसी में इसलिए मना है कि माँ को तो कुछ नहीं होता, लेकिन बेबी को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लिम्स के साइड इफ़ेक्ट्स, हार्ट डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के भी 6 मंथ्स पहले रेटिनॉल्स बंद करते हैं। और दूसरा, 12 साल से कम उम्र बच्चों को इसलिए मना है क्योंकि ये आपकी बोन ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं रेटिनॉल्स। तो आपकी बोन्स की प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाती है, जिससे आपका कद नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए 12 साल से कम उम्र के बच्चे रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी जिन्होंने या कंसीव करना है या रिप्रोडक्टिव एज की जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पर खाने वाला भी और लगाने वाला भी अवॉइड करें इफ़ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत आपने ज़बरदस्त बात बता दी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो भी बता दिया आपने, तो बहुत ज़रूरी है। तो ये आप गौर से सुन लें। अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी, आपने तभी रेटिनॉल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फीड करा रहे हैं, आपने तब भी नहीं करना, और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी क्रीम्स हैं जो हम कह सकते हैं परफेक्टली एंटी एजिंग है, आपकी फाइन लाइन्स, और अगर आप बोटॉक्स ना कराएं, कुछ ना कराएं, ये क्रीम्स कुछ ऐसी आ गई हुई हैं कि आप लगा लें तो आपके एजिंग इफेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी क्रीम्स हैं, जैसे अभी हमने बात की रेटिनॉल प्लस आपका सनस्क्रीन या सन ब्लॉक, ये 2 ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि आपको आपकी स्किन को काफ़ी अरसे तक यंग रखता है। लेकिन मैं हमेशा ये बताती हूँ कि टॉपिकल लगाने वाली क्रीम्स के एक लिमिटेशन है कि वो आपको 10 to 20% तक फ़ायदा दे सकती हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको मज़ीद फ़ायदा चाहिए तो फिर हमारे पास बहुत अच्छे लेटेस्ट प्रोसीजर्स आ चुके हैं जो आपकी एज को, आपकी स्किन की एज को रिवर्स कर सकते हैं, स्किन को फ्रेश कर सकते हैं। तो हर प्रोसीजर और हर लगाने वाली चीज़ की एक लिमिटेशंस हैं, वो उतना ही काम कर सकती है जितना उसके बस में है।
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक लगाने वाली क्रीम आपको हमेशा यंग रखेगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी हमारी ख़वातीन घर में सन ब्लॉक लगा के चूल्हे के आगे चले गए, विटामिन सी लगाया चूल्हे के आगे चले गए, जिन्होंने घर में काम करना है ना, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अगर फेस पे अप्लाई की है तो आपने खाना बनाने नहीं जाना जी, क्योंकि वो इरिटेट कर सकती है, डायरेक्ट आपके फेस पे हीट आपको प्रॉब्लम दे सकती है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाना बनाते हुए तो बिल्कुल आप अगर 2-3 घंटे आपने चूल्हे के आगे गुजारने हैं तो मत लगाएं? यूजली हर तरह का एक्टिव, हर तरह की स्किन केयर यूजली खाना बनाने से पहले मना है। ओके ठीक है, आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लगा सकते हो, लेकिन अगेन उसमें भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं, तो जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव होती है ना, उस वक्त ऐसा इन्वायरमेंट होता है पसीने की वजह से, हीट की वजह से, कि जो भी आपने लगाया हुआ है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होता है रैपिडली। तो हो सकता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ही हो जो आपको रिएक्ट कर जाए। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने अच्छा चूल्हे के पास सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत लोगों का बहुत मिथ है। नहीं, ये तो मैंने सुना है कि आप बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घर में भी हैं तो लगा लें, और ख़ास तौर पे चूल्हे के पास जा रहे हैं तो लगा लें सन ब्लॉक। अच्छा, ये मिथ बस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रेज़ डिफरेंट तरह की होती हैं, एक यूवी रेज़ होती हैं, हम यूवी स्पेक्ट्रम की जो रेज़ जो सन से आती हैं उनसे बचने के लिए सन ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है। अब हमारे घरों में जो एलईडी लाइट्स लगी हुई है आजकल, पहले तो टंगस्टन बल्ब्स होते थे, उनमें से वो लाइट नहीं निकलती है, लेकिन ये जो एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, इनमें यूवी रेज़ ही निकलती हैं, उसी स्पेक्ट्रम की यूवी स्पेक्ट्रम की रेज़ हैं। इनसे बचने के लिए हमें घर में सन ब्लॉक लगाना पड़ता है। या फॉर एग्जांपल आपकी जो कुछ यूवी रेज़ होती हैं, यूवी ए उन्हें बोलते हैं, वो आपकी खिड़की से छन के आ रही होती हैं, लाइक डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है, लेकिन जो एक दिन की रोशनी आ रही होती है आपके घर में, वो यूवी ए रेज़ हैं। और यूवी ए रेज़ एजिंग करती हैं। उनसे बचने के लिए अगर आप अपने बरामदे में बैठे हुए हैं या खिड़की के बहुत पास, मैं तो मेरे कमरे में इतनी बड़ी विंडो है, मैं तो कर्टन पीछे रखती हूँ और वो रेज आ रही होती नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो उनसे बचने के लिए हम कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाएं। लेकिन आपकी जो चूल्हे की रेज है ना, वो इंफ्रारेड रेज है, वो यूवी रेज नहीं है। तो चूल्हे की गर्मी आपको सन ब्लॉक उसको नहीं रोक सकता। ठीक है, वो जस्ट हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए आपने स्किन को कूल डाउन रखना होता है। लाइक आपके पास स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, उसमें रख के गुलाब रखें, थोड़ी देर बाद वो कर लिया, या किसी ठंडे पानी के छींटे मार लिए। तो कूल डाउन रखना चूल्हे में ज़्यादा ज़रूरी होता है। चूल्हे के पास सन ब्लॉक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो आपने जब खास तौर पे किचन में है तो फेस पे आप कुछ ना लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नॉर्मली होता क्या है, आप घर में हैं, किचन में हैं, खाना बना रहे हैं या घर के बाकी काम देख रहे हैं, स्वेटिंग हुई है, तो ये आप शर्ट से, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, वो बड़ी सेंसिटिव स्किन हो जाती है और वहाँ पे रेड पैचेस आपको पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या करना है हमें? जी बिल्कुल, ये सबसे ख़तरनाक प्रैक्टिस है। जैसे मैंने आप अभी बताया कि हम कुछ भी लगाते हैं ना, तो उस वाले इन्वायरमेंट में जिसमें ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग है आपकी स्किन के ऊपर, जैसे चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं ना, इसी तरह आपकी स्किन समझे बहुत सेंसिटिव है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स वेजो डायलेट होकर ऊपरी लेयर में आ जाती हैं स्किन की। अब जैसे ही अपने सख्त कपड़ों से रगड़ते हैं तो वो छिल जाती है वहाँ से स्किन, डेफिनेटली छिल जाती है। और बेशक माइक्रोस्कोपिकली छिले, आपको नज़र नहीं आई, लेकिन जो उसके बाद जलन हो रही है ना आपके फेस पे, वो इस बात की निशानदेही है कि आपने ऊपर वाली लेयर्स को रिप ऑफ कर दिया है। अब स्किन का बैरियर हो गया ब्रीच। अब आप ऊपर चाहे मॉइस्चराइज़र लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो आपको इरिटेट करेगा, कोई भी केमिकल लगेगा इरिटेट करेगा। तो प्लीज़ ये आपने नहीं करना कि उसको ऐसे खींच के वाइप ऑफ करना। मैंने बाहर मर्द रात को बड़ा देखा है, वो एक रुमाल रखा होता है हाथ में, ये मुंह पे मारे, उससे भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ऐसे ना मारे, बस टैप कर लें। टैप करना ये इज एक बेटर। अच्छी चीज़ आपने बता दी जी। तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। और खुदा ना खास्ता जिनको इससे इरिटेशन होगी ना, वो सम टाइम आपको पता नहीं लगता, आप बेदहानी में इस तरह कर लेते। तो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट एड के तौर पे हम कहते हैं ना, फेस पे अगर रेडनेस हो गई है तो क्या लगाना है? अच्छा, सबसे पहले तो आप फिर कूल डाउन करेंगे आप स्किन को। आपके पास नॉर्मल टैप वाटर है, ये ठंडा पानी है, तो उसे एक दफ़ा 2-3 दफ़ा छींटे मारें ताकि स्किन कूल डाउन हो जाए। और उसके बाद कोई भी ब्लैंड मॉइस्चराइज़र का मतलब है जो भी पेट्रोलेटम या लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स या फ्रेग्रेंसेज ना हो, बिल्कुल सिंपल मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे। वो सिंपल कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, वो सिंपल आपके घर में पड़ा कोई मॉइस्चराइज़र भी हो सकता है। तो जैसे ही आप वो यूज़ करेंगे तो एक बैरियर की रिपेयर हो जाएगी। लाइक जो बैरियर आपने ऊपर से ब्रीच कर दिया था ना, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर दोबारा से आ गई। तो ये 2 काम आपने बस करने हैं और थोड़ी देर 10 मिनट के लिए चूल्हे से बाहर, किचन से बाहर चले जाएं ताकि स्किन कूल डाउन हो जाए, उसकी फिजियोलॉजी वापस नॉर्मल हो जाए।
फिर जाके आपने कूल डाउन करने के बाद फिर जाना है। और हमेशा दरम्यान में ब्रेक्स लिया करें, 3-3 घंटे किचन में मत खड़े हुआ करें। आप हर आधे घंटे के बाद एक ब्रेक लें, 10 मिनट बाहर जाके बैठें, स्किन को कूल डाउन करें। फ्रिज में वाटर बॉटल रखें जिसमें आप स्प्रे बॉटल में अर्के गुलाब हो उसको स्प्रे करते रहें। आपकी स्किन कूल डाउन रहनी चाहिए वाइल कुकिंग। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप डॉक्टर साहिबा ने बता दी है। डॉक्टर साहिबा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोग अब जो अपने साथ ज्यादती कर बैठे हैं रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगा के, वो अगर धूप में जा रहे हैं तो उनकी स्किन बुरी तरह डैमेज हो रही है, वो चूल्हे के आगे जा रहे हैं तो बुरी तरह डैमेज हो रही है, उनको बहुत स्वेटिंग हो रही है तो उनकी स्किन बुरी तरह डैमेज हो रही है। क्या करना है उन्हें अब? अच्छा जनाब, उनका बैरियर तो किसी और तरह से ही रप्चर हुआ है। उनकी समझें कि जहाँ स्किन की थिकनेस होती है ना 5 mm होती है, काफ़ी थिक स्किन होती है, कोलेजन होता है, बड़ी अच्छी स्किन होती है। तो जैसे जैसे आप वाइटनिंग क्रीम्स लगाते हैं तो आपकी स्किन की थिकनेस कम होना शुरू हो जाती है। 5 mm से समझे 1 mm की स्किन रह गई। और 1 mm में से जब आप देखते हैं तो आपको दूर से उनकी स्किन के अंदर से ब्लड वेसल्स नीचे नज़र आ रही हैं, रेडनेस नज़र आ रही है। जैसी धूप में चूल्हे के पास जाते हैं वो सही ब्लड वेसल्स में से ब्लड बाहर आ जाता है, वेज़ोडाइलेट कर जाती हैं और उन बेचारों का जीना मुहाल हो जाता है। अब मैं इसको कहती हूँ ये मुर्दा स्किन है, ये डेड स्किन है। अब मुर्दा स्किन से ज़िंदा स्किन का सफ़र तकरीबन नामुमकिन होता है, तकरीबन। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी मोडेलिटीज़ और प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिससे हम कोलेजन बूस्टिंग पे काम करते हैं स्किन के अंदर, और कुछ लगाने वाली चीज़ें देते हैं जिससे वक्ती तौर पे उनकी रेडनेस और चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता PRP माइक्रो नीडलिंग्स के सेशंस होते हैं, कुछ बूस्टर्स लगते हैं, तो स्किन की थिकनेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन सम टाइम हम स्किन को पूरे का पूरा वापस नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए आप ये समझें कि आप अपनी स्किन के साथ बहुत सख्त ज़्यादती कर रहे हैं और फॉर लाइफ कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ सस्ती फार्मूला क्रीम से अवॉइड करें, नहीं तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको कराने पड़ेंगे और 100% नॉर्मल नहीं होगी स्किन कभी। ठीक है, नॉर्मली जब भी स्किन पे कोई रिएक्शन हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो एक मैं क्रीम्स का नाम ले लेती हूँ क्योंकि ये हर घर में होती है और हम फौरी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। डर्मोवेट लगा ली, बेटनोवेट लगा ली कि अगर कोई जख्म हुआ है, पॉलिशर अगर आपको लग गया तो आपने फौरी तौर पर वो क्रीम्स अप्लाई कर लेते हैं। डॉक्टर साहब वो एकदम ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में वहाँ एक प्रॉपर काला धब्बा पड़ जाता है, पैच पड़ जाता है। बिल्कुल। अब देखिए क्लोबीवेट, डर्मोवेट बेसिकली क्या है, ये मोस्ट पोटेंट स्टेरॉइड्स हैं। अच्छा। इनसे सख्त स्टेरॉइड्स दुनिया में अवेलेबल नहीं है और ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, डर्माटोलॉजी की किताबों में लिखा हुआ है कि ये स्टेरॉइड्स फेस पे यूज़ नहीं हो सकते, फेस पे आपने यूज़ नहीं करने। और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत नाजुक स्किन होती है वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते। तो कुछ और भी माइल्डर फॉर्म्स ऑफ स्टेरॉइड्स होती हैं, मैं उनका नाम ले देती हूँ क्योंकि क्लोबीवेट और डर्मोवेट बहुत मशहूर हैं, तो लोगों को ऑल्टरनेट नहीं पता कि फेस पे अगर रिएक्शन हो जाता है तो सेटल करने के लिए कौन सा स्टेरॉइड लगाना है। तो उसमें होता है जनाब हाइड्रोकॉर्टिसोन 1%। हाइड्रोकॉर्टिसोन माइल्डेस्ट स्टेरॉइड है। अगर आपके फेस पे या किसी बेबी को कोई रिएक्शन हो गया है तो आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन 1% क्रीम यूज़ करनी है। उसके लगाने से भी वो एकदम से ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे जो आपको डर्मोवेट और क्लोबीवेट लगाने से आए हैं कि बाद में छाई बन गई, स्किन का बैरियर ख़राब हो गया और वो सारी चीज़ें। तो इसलिए प्लीज़ इसको याद कर लें, हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर आप महीना भी लगाते रहेंगे ना तो उसके वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जितना 1 या 2 दफ़ा क्लोबीवेट लगाने के। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बता दी। आइसिंग इस वेदर में, आगे शदीद गर्मी में हमारी स्किन के साथ क्या करेगी, कितनी हेल्प करेगी हमारी स्किन को फ्रेश रखने में? जी, आइसिंग एक अच्छी मोडेलिटी है, लेकिन मैं कहती हूँ ये टेम्परेरी मेजर है कि आप कूल डाउन रखें स्किन को। कूल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बहुत गर्म रहेगी बहुत अरसे तक स्किन तो छाई आने के चांसेस हैं, टैन होने के चांसेस हैं, पिगमेंट ट्रिगर होने के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम इससे ये समझें कि अगर आप सुबह सुबह जो वाइट वो बर्फ़ के पानी में डालते हैं फेस, तो उससे आपका कोई कोलेजन बन रहा है या आप एंटी एज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक टेम्परेरी मेजर है जो ठंडे पानी की वजह से आपके पोर्स श्रिंक कर देती है और आपकी स्किन लिफ्टेड लगती है। तो यस, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत 10 on 10 बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको स्किन केयर के लिए प्रॉपर अपनी स्किन को टाइम देना होगा, अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा, क्या चीज़ें कब कब यूज़ करनी है वो हमें डॉक्टर साहिबा ने बता दिया। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।